Students, we are going to start the new unit 6. ग्रेविटेशन. ठीक है बेटा. अब यूनिट 6 में आपके 2 चैप्टर हैं. ग्रेविटेशन से रिलेटेड बेटा आपके 2 चैप्टर हैं. हम लोग ग्रेविटेशन फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें इम्पॉर्टेंट आपको कैपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन पढ़ना है. ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा बेटा, जहाँ से भी क्लियर नहीं हो बताना, दोबारा से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा. ओके, सबसे पहले बात करते हैं, एक वर्ड होता है ग्रेविटी. व्हाट इज ग्रेविटी? देखिए बेटा, अगर ग्रेविटी को समझना है, एक वर्ड ग्रेविटी आएगा, उसके तुरंत बाद हम लोग देखेंगे बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशनल फोर्स दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें, दोनों एक दूसरे से थोड़ी सी रिलेटेड होंगी, तो ध्यान से देखना बेटा. ठीक है, इसको सिर्फ बोलेंगे नेचर ऑफ अर्थ. ठीक है ना, और यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा? फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ ऑन एनी ऑब्जेक्ट. दो अलग अलग चीज़ें हैं बेटा, एक ग्रेविटी है, एक क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है. ग्रेविटेशन भी कहीं कहीं लिखा मिल सकता है. ठीक है, तो व्हाट इज ग्रेविटी? द नेचर ऑफ अर्थ. क्या लिखेंगे? द नेचर ऑफ अर्थ बाय विच it attracts any object towards its center is known as the gravity. अर्थ का वो नेचर जिसकी वजह से अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट को या किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, वही क्या बोला जाता है बेटा? ग्रेविटी. स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं. वैल्यू आपको इसकी पता ही है, 9.8 या फिर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है. ठीक है, अब अगर बात करें बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है? जिस फोर्स से अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है, वो फोर्स क्या बोला जाता है? ग्रेविटी. नेचर ऑफ अर्थ ग्रेविटेशन फोर्स. अ फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ सेंटर, अर्थ्स सेंटर ऑन एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, इज नोन एज द ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके सर, ठीक है बेटा. अब ग्रेविटेशन फोर्स की अगर बात कर रहे थे, तो ये जो F होता है आपका किसके इक्वल होता है? mg के इक्वल. ठीक है, F इक्वल हमेशा आपका किसके आएगा? mg के. अगर ये अर्थ सरफेस थी, लेट अस कंसीडर इट इज़ द अर्थ सरफेस. अब आपने एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दिया. ये देखिए बेटा, इसका कुछ ना कुछ मास जरूर होगा. अर्थ सरफेस एक ग्रेविटी से इसको क्या कर रहा होगा? नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा. वो क्या होती है? जी. ठीक, अब ये फोर्स कितना अप्लाई कर रहा होगा अर्थ सरफेस के ऊपर? अपने मास के अकॉर्डिंग. किसके अकॉर्डिंग? मास के अकॉर्डिंग. ये तो जी की वैल्यू फिक्स रहेगी. जो ये ग्रेविटी आपको स्टार्टिंग में बताया गया, नेचर ऑफ अर्थ, ये कभी चेंज होगा क्या? कभी चेंज नहीं होगा. ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं, अगर अर्थ सरफेस पे आपने किसी को खड़ा कर रखा था, तो डिपेंड किस पे करेगा? उसके मास पे. आप उसका मास इंक्रीज करते जाइए. अगर 1 kg था, जी की वैल्यू 10 थी, तो कितना आ जाएगा? 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा होगा. ये 10 न्यूटन के फोर्स से इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा. इसको 2 कर दीजिए, तो ये 2 मल्टीप्लाई बाई 10 अगर करेंगे तो 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई होने लगेगा. समझ में आ रहा है बेटा कि नहीं आ रहा है? ठीक है ना. तो सिंपल सी चीज़ ये है, अगर समझना चाहो तो, कि जो ऑब्जेक्ट का मास होगा वही डिपेंड करेगा कि अर्थ किस फोर्स से उस ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगी. समझ में आ रहा है? तो F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इस कंडीशन से F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M. जैसे जैसे M इंक्रीज करते जाएंगे, वैसे वैसे F भी इंक्रीज करता जाएगा. ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? ग्रेविटेशन फोर्स F इक्वल mg. इसके तुरंत बाद एक और नेक्स्ट टॉपिक है इसका बेटा आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. ये
बेटा मैं एक रिवीजन करा रहा हूँ, ठीक है। आप अपना जो चैप्टर देखेंगे ग्रेविटेशन का फर्स्ट, उसमें सीधे केपलर्स लॉ से स्टार्ट कराया गया है। ये जस्ट एक रिवीजन है, क्योंकि जब आप ग्रेविटेशन सेकंड में जाएंगे या फर्स्ट के लास्ट में पहुँच रहे होंगे तो इन सभी चीज़ों का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं इसका रिवीजन करा दे रहा हूँ। अपने 10th में ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, फिर भी एक बार मैं आपको रिवीजन इसलिए करा दे रहा हूँ, ये चीज़ें पता होंगी तो बाकी की चीज़ें जो आपको नई सिखाई जाएंगी ग्रेविटेशन में वो आपको ईजी आएंगी, ठीक है। तो 2 चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी हैं। हम लोग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की अगर बात करते हैं बेटा तो ये क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट, पहला ऑब्जेक्ट ये ले लिया, दूसरा ऑब्जेक्ट ये ले लिया। बेटा अर्थ सरफेस के सेंस में मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले 2 ऑब्जेक्ट हमने कंसीडर कर लिए। एक स्मॉल m मास का ले लेते हैं, कैपिटल M मास का। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस r कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अगर बेटा सिंपल सी लैंग्वेज में समझते हैं तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है? यूनिवर्स में जो भी 2 ऑब्जेक्ट एक दूसरे से रिलेट किए जाते हैं या एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे रखे होते हैं तो उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता रहता है, ठीक है। अब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वही इस लॉ में बताया गया है, ठीक है। तो देखते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between 2 objects is directly proportional to their product of masses, directly proportional to product of their masses लिख दीजिए, product of their masses, ठीक है। and inversely proportional to square of distance between them। 2 चीज़ें लिखी हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस स्मॉल m और कैपिटल M। इक्वेशन ये कौन सी बन जाएगी बेटा? फर्स्ट। नेक्स्ट इसके बाद क्या बोला गया आपसे? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, तो यहाँ से f इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इक्वेशन सेकेंड, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड f इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल m कैपिटल M अपॉन r²। प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाएंगे, इक्वल के बाद कैपिटल G लग जाएगा, F इक्वल क्या आ जाएगा? कैपिटल G स्मॉल m कैपिटल M अपॉन r²। यही आपका क्या होता है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है बेटा। इसके आगे की टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में आपको सेंड करते हैं।